हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो चलिए शुरू करते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थियरी के साथ। लेकिन ये शुरू करने से पहले मुझे आप पे पूरा विश्वास है कि मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों ने आगे का जो चैप्टर है वो रिवाइज़ कर लिया होगा। अभी तक अगर आपने नहीं किया तो सबसे पहले वो चैप्टर रिवाइज़ कीजिए और उसके बाद ही ये आगे का जो हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं, दिस इज़ कम्प्लीटली अ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द मॉलिक्यूलर थियरी ऑफ गैसेस। अगर आपको आगे का क्लियर नहीं होगा तो ये कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ऑलराइट, तो अगर आपने नहीं देखा तो ये लेक्चर यहीं पे रोकिए, सबसे पहले आगे का रिवाइज कीजिए एंड देन मूव फॉरवर्ड विद द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थियरी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जिन्होंने देख लिया है मोस्ट वेलकम। तो चलिए देखिए, मान लीजिए कि वी आर हैविंग अ ओके वेट अ मिनट, लेट मी ड्रॉ द डायग्राम फर्स्ट। तो चलिए देखते हैं। एज वी ऑल नो कि गैसेस जो है, अगर हम गैसेस का नेचर कैसा होता है, दे आर हैविंग अ वेरी लो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ठीक है, दोनों गैस के अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत ही कम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं। एंड वो जिस भी कंटेनर में हम उसको डालेंगे वो उसका शेप वो ले लेगा। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एक डब्बे में क्या किया है, गैस को भर दिया है। अब देखिए, हमें पता है कि गैस कोई एक जगह बैठने वाला तो है नहीं। ठीक है, वो भी आपकी तरह है, उन्हें भी, गैस को भी आपकी तरह एक जगह बैठना पसंद नहीं है। जैसे कैसे आप घूमते रहते हो हर जगह पे, वैसे गैस को भी घूमना पसंद है, वो भी आपकी तरह ही है। ओके, तो देखते हैं चले क्या होगा। गैस क्या करेगा, वो घूमेगा। ठीक है, वो अपने कंटेनर, अब आपकी तरह उसको हर जगह घूमना नहीं मिलता। राइट, जैसे कैसे आप कहीं भी घूमने निकल जाते हो, यू हैव अ प्रिविलेज टू रोम अराउंड, यू कैन ट्रैवल टू द डिफरेंट प्लेसेस इन द वर्ल्ड, बट गैस कैन नॉट। गैस को जहाँ अगर हमने उसको एक कंटेनर में बंद कर दिया तो उसको सिर्फ इस कंटेनर में ही घूमना पड़ेगा, उसको सिर्फ इतनी जगह है घूमने के लिए। राइट, तो क्या करेगा, देखिए सभी गैस इधर उधर घूम रहे हैं। यहाँ पे इमेजिन कीजिए कि सभी गैस के मॉलिक्यूल्स, जो 5 मॉलिक्यूल्स हैं, सभी इधर उधर घूम रहे हैं अपनी तरह से। ठीक है, अब क्या होगा, देखिए ये मॉलिक्यूल यहाँ जा रहा है, ये मॉलिक्यूल यहाँ जा रहा है, तो रास्ते में क्या होगा, उनका टक्कर हो जाएगी। ये मॉलिक्यूल इधर से आया, ये मॉलिक्यूल इधर से आया, दोनों आते आते इधर टक्कर हो गई। अब देखिए, मान लीजिए कि अगर आप साइकिल से जा रहे हैं, ठीक है, अगर आप एक तरफ से साइकिल से जाएंगे, दूसरी तरफ से दूसरा साइकिल से आएगा आपका दोस्त, दोनों एक ही स्पीड से जा रहे हैं, दोनों की टक्कर हो गई, तो क्या होगा, द स्पीड विल गेट रिड्यूस। ठीक है, टक्कर होने के बाद क्या होगा, आपको चोट लगेगी पैरों में, तो क्या, योर स्पीड विल बी रिड्यूस। ठीक, इसी तरीके से जब दो गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से टकराते हैं तो उनकी स्पीड में एक चेंज हमें देखने मिलता है। ऑलराइट, सो यू एज वी कैन सी, वी नाउ विल गो टू द थियरी। तो देखिए, किसी भी एक इंस्टेंट में, किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पे, अब देखिए यहाँ पे सिर्फ गैस एक दूसरे से नहीं टकराते, गैस उड़ते उड़ते क्या होंगे, ये इस वॉल के साथ भी टकराने की वजह से, ये जो वॉल है हमारे कंटेनर का, उस वॉल के साथ टकराने की वजह से भी क्या हो सकता है, उनकी स्पीड घट सकती है। ठीक है, तो जैसे कि देखिए, किसी भी मॉलिक्यूल की एनर्जी हम कोई एक पर्टिकुलर टाइम पे ऐसे नहीं कह सकते कि दिस मॉलिक्यूल हैज़ अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर्स पर आवर, या वी कैन नॉट से इट एज इट इज़ 5 मीटर्स पर आवर। ठीक है, हम किसी भी मॉलिक्यूल की स्पीड को इस तरह से जज नहीं कर सकते। वाई, बिकॉज एट एनी इंस्टेंट, किसी भी टाइम पे हर एक मॉलिक्यूल की स्पीड क्या होगी, अलग अलग होगी। ऑलराइट, इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, मान लीजिए हमने इस मॉलिक्यूल को स्टडी करना शुरू किया, तो इस मॉलिक्यूल की स्पीड फॉर एन एवरेज, मान लीजिए इट इज़ 40 किलोमीटर्स पर आवर। जैसे आप फिजिक्स में पढ़ते होंगे कि मान लीजिए कि अगर आप किसी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आप जाते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, यू ट्रैवल एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। लेकिन ऐसा नहीं होता, जैसे कि अगर आप अपने यहाँ पे हमारे कच्छ में अगर ट्रैवल कर रहे हो तो बीच में क्या होगा, बीच में बहुत सारे खड्डे आएंगे, बहुत सारे स्पीड ब्रेकर्स आएंगे, बहुत सारी गाय आएगी,
your cows, there will be so many dogs over there, there will be so many other different kinds of insects, and you can also see some kind of monitor lizards, you can see some kind of moles roaming around. इसलिए क्या होगा, आप एक जो आप 40 किलोमीटर पर आवर की जो एवरेज स्पीड दे रहे हैं, दिस इज़ द एवरेज स्पीड, ठीक है, दैट इज़ दैन एवरेज स्पीड. आप ऐसे नहीं कह सकते यू आर नॉट गोइंग थ्रू आउट योर ट्रैवल ए से बी तक, आप थ्रू आउट 40 किलोमीटर्स की स्पीड को मेंटेन नहीं कर सकते. वाई? बिकॉज देर आर सो मैनी रेजिस्टेंस ओवर देयर एंड देर आर सो मैनी हर्डल्स इन द पाथ, ठीक है. इसलिए कहीं पे हमें स्लो करनी पड़ेगी, कहीं पे अगर रास्ता अच्छा हुआ, स्मूथ हुआ, तो हम लोग फास्ट चलाएंगे. इसलिए हम लोग क्या कह सकते हैं कि वी आर नॉट ट्रैवलिंग एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड. मेरे कहने का मतलब ये है कि हम लोग एक कॉन्स्टेंट स्पीड पे ट्रैवल नहीं कर रहे हैं. वी आर एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वी आर स्लोइंग द स्पीड, वी आर एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वी आर हम लोग स्पीड को बढ़ा रहे हैं ओवर द 40 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड को हम बढ़ा भी रहे हैं, कहीं पे हम घटा भी रहे हैं. ऑलराइट, इसलिए ठीक इसी तरीके से मॉलिक्यूल्स के लिए भी हम लोग एक प्रॉपर एक स्पीड हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते. उसके लिए क्या है, देयर इज़ अ डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ स्पीड, और उसको हम लोग क्या करें, उन सभी अलग अलग वैल्यूज़ को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे एंड विल फाइंड द एवरेज, ठीक है. इसलिए हम लोग क्या करते हैं, थस वी कैन ओनली ऑब्टेन द एवरेज वैल्यू ऑफ द स्पीड ऑफ द molecules where u1 u2 and un are the individual speed of. अच्छा ये है ना, I made the PPT in my laptop and फिर मैंने उसको जब मोबाइल में ओपन किया तो this got it is like this, ठीक है. ये ऊपर जो लाइन है वो आप उसको निकाल दीजिएगा, ठीक है. इस तरीके से फॉर्मूला है फॉर फाइंडिंग द एवरेज स्पीड. ओके, अब u1 u2 क्या है, इट इज़ द इंडिविजुअल स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स एंड n इज़ द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द सैम्पल. ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं. अब मैं आपका इंट्रोडक्शन करवाने वाली हूँ मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन अंकल के साथ, ठीक है. अब ये जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब तक मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन अंकल आपको परेशान करेंगे ही करेंगे, ठीक है. उन्होंने एक ग्राफ बनाया है और उसी ग्राफ को अलग अलग कॉन्सेप्ट में चिपका दिया है. राइट, अब आज आपको मैं एक ग्राफ समझा रही हूँ, ठीक वही ऐसा ही टाइप का ग्राफ आप अपने 12th स्टैंडर्ड में भी पढ़ेंगे, ठीक है. तो चलिए, मैक्सवेल अंकल ने क्या कहा था कि जो एक्चुअल मॉलिक्यूलर स्पीड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो एक तो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है एंड दूसरा इट इज़ डिपेंडिंग ऑन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस, ठीक है. अब जैसे कि देखिए, अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो मॉलिक्यूल की स्पीड क्या होगी, इंक्रीज़ हो जाएगी. लेकिन अगर टेम्परेचर डिक्रीज़ हो गया तो मॉलिक्यूल की स्पीड क्या होगी, डिक्रीज़ हो जाएगी. तो चलिए एक काम करते हैं, ये हम कर्व बाद में देखते हैं, उससे पहले हम देखते हैं एक वीडियो, ठीक है. लेट्स स्टार्ट. ओके, सो वी आर स्टार्टिंग द वीडियो हियर. तो आपने देखा यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमारे पास ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, बहुत ही ज़्यादा इधर से उधर दौड़ने लगेंगे. लेकिन अगर टेम्परेचर कम हो गया तो देखिए यहाँ पे कैसे मॉलिक्यूल्स को ठंड लग रही है तो उनका स्पीड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगी, ठीक है. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो भी सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड्स में मॉलिक्यूल बहुत ही ज़्यादा टाइटली पैक्ड होने की वजह से क्या होंगे, उनके पास जगह ही नहीं है मूव करने की.
इसलिए उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बहुत ही कम होती है, राइट। लेकिन जो हमारे लिक्विड्स होते हैं, लिक्विड्स में दे आर हैविंग सम स्पेस टू फ्लो, मॉलिक्यूल्स हैव स्पेस टू फ्लो, उन दोनों के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होती है वो ज़्यादा होती है, जिनकी वजह से दे आर हैविंग मोर काइनेटिक एनर्जी एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द सॉलिड्स, ठीक है। जबकि गैस में, गैसियस फॉर्म में क्या होता है, उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस भी ज़्यादा एंड दे आर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, they are free to move anywhere. That's why the kinetic energy in the gaseous form is the highest. All matter is composed of atoms and molecules that are always moving. The higher the temperature, the more energy these particles have. And that is the kinetic molecular theory. तो चलिए शुरू करते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का कर्व। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एज वी नो, यहाँ पे हम लोग जो कर्व देखेंगे तो आपका कर्व कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। तो इसको हम सबसे पहले तो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ हर एक पॉइंट को। यहाँ पे हम लोग इन योर y एक्सिस विल टेक द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड ऑन योर x एक्सिस विल सी द स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो क्या होगा, कर्व हमें एक पर्वत के फॉर्म में हमें देखने मिलता है, इट इज़ अ काइंड ऑफ पीक, ठीक है। तो देखिए क्या होगा यहाँ पे, व्हेन वी सी, यहाँ पे क्या है, एक कंटेनर है, ठीक है, कंटेनर इज हैविंग सम मॉलिक्यूल्स। तो अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सभी मॉलिक्यूल्स की स्पीड को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। हम ये तीनों मॉलिक्यूल्स की स्पीड को हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे जैसे स्पीड इंक्रीज होगी, at the maximum point we can see most of the number of molecules is having the maximum speed, ठीक है। most probable speed of the molecules is this, ठीक है। मतलब हमारे पास जितने भी molecules अपने सिस्टम में प्रेजेंट है उनकी स्पीड क्या है, it is this, you can see, ठीक है। हमारे पास जो कंटेनर में मॉलिक्यूल्स हैं सारे गैस के, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज हैविंग दिस काइंड ऑफ टॉप स्पीड, ठीक है। फिर क्या होगा, एज वी मूव फॉरवर्ड, जैसे हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होगा, सी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इज द स्पीड दैट इज पोजेस्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड दैट इज क्लोज टू द एवरेज स्पीड। मतलब सभी मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड होगी इट विल बी नियर अबाउट एवरेज एंड इट विल बी इन द टॉप मोस्ट, अपनी क्षमता से सबसे ज़्यादा मोस्ट जो स्पीड रख सकते हैं उतनी वो स्पीड रखेंगे, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे टेम्परेचर जितना इंक्रीज होगा वैसे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। लेकिन ज़्यादा स्पीड बढ़ाने पे क्या होगा, कर्व ब्रॉड हो जाएगा, ठीक है। एज यू कैन सी हियर, स्पीड ज़्यादा इंक्रीज करने पे यू कैन सी द कर्व हियर ब्रॉडन्स, ठीक है, द कर्व ब्रॉडन्स हियर, ओके। and as the curve broadens we move towards the average molecular speed, we move more towards the average molecular speed, ठीक है। अब देखिए जितना मास इंक्रीज होगा उतना ही क्या होगा, स्पीड डिक्रीज होगी। एट द सेम टेम्परेचर जितना मास इंक्रीज हो रहा है उतना ही स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होगी। सी, अब देखिए जब भी हम लोग हमारी जो एवरेज स्पीड हमें मिली है उसका अगर हम रूट मीन निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, विल गेट अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीड दैट इज़ लोअर देन दैट ऑफ द एवरेज स्पीड, ठीक है। हमें एवरेज स्पीड से कम एक स्पीड मिलेगी दैट इज़ दिस, ठीक है। ये जो स्पीड हमें मिल रही है दैट इज़ रूट मीन स्क्वायर का स्पीड, ओके। अब देखिए सबसे पहले तो आपको सिर्फ एक ग्राफ देखना है दैट इज़ एट द T1 टेम्परेचर, ठीक है। T1 टेम्परेचर पे हमें कुछ ऐसा ग्राफ मिल रहा है, ओके। इसका मतलब क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज हैविंग दिस नंबर ऑफ स्पीड, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास इतनी स्पीड है, ठीक है। बट आफ्टर एट अ पॉइंट फिर हम क्या करते हैं, वी आर फाइंडिंग एन एवरेज स्पीड। स्पीड ज़्यादा बढ़ाने पे क्या होगा,
द कर्व विल ब्रॉडन। मतलब देखिए, दिस इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड दिस इज द स्पीड। जैसे जैसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज होते हैं, द स्पीड इज गेटिंग increase at a time, at a point there is at a point the number of molecules is having टॉप मोस्ट स्पीड। ठीक है, इस पॉइंट पे क्या है, सभी मॉलिक्यूल्स के पास टॉप मोस्ट स्पीड है। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे अगर वो ज़्यादा स्पीड बढ़ाएंगे तो कर्व क्या होगा, ब्रॉड हो रहा है। कर्व ब्रॉड होने के बाद क्या हो रहा है, द स्पीड इज गेटिंग डिक्रीज्ड। Alright, so see, this is the topmost speed of the molecules in the in our container. ठीक है, this is the topmost speed। मतलब सभी हमारे मॉलिक्यूल्स, हमारे जो कंटेनर में जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उसमें से मोस्ट ऑफ जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनकी स्पीड क्या है, इट इज़ दिस। ठीक है, फिर जब कर्व ब्रॉड होने के बाद हमें एक दूसरा स्पीड मिलता है, दैट इज़ नोन एज द average speed, that is known as the average speed। you can see here you are having a average speed का line। ठीक है, this is known as the average speed। okay, it is right beside the most probable speed। ठीक है, वो most probable speed से पास में ही होगा। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, we are फाइंडिंग द रूट मीन स्क्वायर ऑफ द एवरेज स्पीड। ठीक है, हम अगर रूट मीन स्क्वायर फाइंड करेंगे एवरेज स्पीड का, यू कैन फाइंड अ डिफरेंट लाइन दैट इज लोअर देन दैट ऑफ द एवरेज स्पीड। ओके, सो दिस इज नोन एज द बोल्ट्जमैन ग्राफ। अब देखते हैं, अब देखिए क्या होगा, जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे दिस ग्राफ शिफ्ट टू अ राइट हैंड साइड, दिस ग्राफ शिफ्ट टू राइट हैंड साइड। देखिए, पहले इसकी टॉप मोस्ट स्पीड क्या थी, इतनी थी, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने पे टॉप मोस्ट स्पीड क्या हो जाती है, इतनी हो जाती है। सो सी, यू कैन सी देयर इज अ डिफरेंस इन द स्पीड, है कि नहीं, देयर इज अ डिफरेंस इन द स्पीड। स्पीड क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। वाई, बिकॉज वी इंक्रीज द टेम्परेचर। ओके, वी इंक्रीज द टेम्परेचर एंड सी द टेम्परेचर ऑफ द सेकेंड, जो सेकेंड हमारा टेम्परेचर है, इट इज़ मोर देन दैट ऑफ द फर्स्ट टेम्परेचर। राइट, सो अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल विल ऑल्सो गेट इंक्रीज्ड। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट द मैक्सवेल-बोल्ट्जमैन ग्राफ। अब यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं जहाँ पे हमने क्लोरीन और नाइट्रोजन को, क्लोरीन मॉलिक्यूल और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को एट 300 केल्विन पे हमने उसको नोटिस किया। तो सी, क्लोरीन मॉलिक्यूल है, दैट मीन्स Cl2 मॉलिक्यूल। एक क्लोरीन मॉलिक्यूल का एटॉमिक वेट होता है 35.5, तो दो क्लोरीन मॉलिक्यूल का होगा 35.5 इंटू 2, दैट विल बी अराउंड 71 एटॉमिक मास यूनिट। एंड फॉर नाइट्रोजन इट विल बी 14 इंटू 2, दैट इज 28 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो देखिए, सी दिस इज द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड फॉर क्लोरीन। लेकिन जैसे ही हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे यू कैन सी नाइट्रोजन बीइंग लाइटर इन द वेट। ठीक है, यहाँ पे हमें एक और भी चीज़ यहाँ पे नोट करनी है, जो कि हमने यहाँ पे पॉइंट देखा, मास अगर इंक्रीज होगा तो स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, सी क्लोरीन का मास इज 71। ठीक है, whereas नाइट्रोजन का मास क्या है, 28। तो देखिए, मास इंक्रीज हुआ तो क्या हुआ, स्पीड कैसी हो गई, डिक्रीज हो गई। क्लोरीन का मास इज दिस, whereas नाइट्रोजन का मास इज दिस, है कि नहीं। देखिए, क्लोरीन का मास क्या है, कम है, क्लोरीन की स्पीड क्या है, कम है एज कम्पेयर टू द नाइट्रोजन। दोनों की देखिए टेम्परेचर क्या है, बोथ आर एट द सेम टेम्परेचर, दैट इज 300 केल्विन्स। ठीक है, दोनों सेम टेम्परेचर पे है, लेकिन मास के डिफरेंस की वजह से क्या हुआ, उनकी स्पीड कम हो गई। जैसे कि आपको पता है, वैसे आप एक मोटे हट्टे कट्टे सुमो पहलवान को रेस करवाइए और एक दूसरा यूसेन बोल्ट की तरह कोई एक स्ट्रॉन्ग फिट बंदा है, उन दोनों की रेस करवाइए, तो क्या होगा, बिकॉज दैट सुमो पहलवान इज हैविंग हायर वेट, उसकी वजह से क्या होगा, द स्पीड ऑफ द सुमो पहलवान विल बी लोअर देन दैट ऑफ द फिट बंदा। ठीक है, इसलिए ठीक उसी तरीके से क्लोरीन का वेट ज़्यादा होने की वजह से उसकी स्पीड क्या है, कम है, लेकिन नाइट्रोजन का वेट कम है, इट इज़ लाइटर इन वेट, इसलिए उसकी स्पीड भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ऑलराइट,
एंड सी दिस इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट, ये चीज़ जो है वो आपको याद रखनी है कि जो हमारी रूट मीन स्क्वायर की स्पीड होगी इट इज़ more than that of the average speed and the average speed is more than that of the most probable speed. देखिए इन तीनों को नोटिस कीजिए. Okay, as you can see this is the speed for root mean square. Okay, this is the speed for average this is average speed of the molecules and this is the most probable speed of the molecules. देखिए रूट मीन स्क्वायर की स्पीड ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द एवरेज मॉलिक्यूल स्पीड एंड इट इज़ मोर देन दैट ऑफ द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स. ठीक है, सो यू कैन सी, तो आपको ये चीज़ हमेशा नोट करनी है एंड यू हैव टू राइट इट इन योर नोटबुक विद द रेड इंक. ठीक है, इसको रेड इंक से लिखना कि रूट मीन स्क्वायर की स्पीड ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू द एवरेज स्पीड एंड इट विल बी मोर देन दैट ऑफ द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड. ठीक है, सो दिस पॉइंट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट, इसको भूलना मत. दिस इज़ गिवन इन द वेरी बॉटम ऑफ योर टेक्स्ट बुक. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं. नेक्स्ट सेशन में जब हम मिलेंगे तब हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थियरी. ओके, एंड जो असाइनमेंट है वो भी आपको पोस्टुलेट्स के बाद ही मिलेगा. तो इस लेक्चर के लिए आपको कोई भी असाइनमेंट नहीं है बिकॉज यहाँ पे सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन हैं जो कि आप नेक्स्ट असाइनमेंट के साथ सबमिट करवा सकते हैं. ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड स्टडी वेल. थैंक यू.